ये हम लोगों का एक मिसिंग टॉपिक था जो हम लोगों ने डायरेक्टर चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। सभी ने पढ़ा डायरेक्टर चैप्टर। उसमें एक टॉपिक हम लोगों से छूट गया था, मिसिंग टॉपिक है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये समझ जाना, जब भी पेपर होगा, मेरा एग्जाम होगा, मैं टेस्ट लूंगा डायरेक्टर का, तो ये टॉपिक आपको कंफर्म दिखना है। कंफर्म मतलब कंफर्म ही दिखना है वहां पे, और बिना पढ़ा है मजाल तुम लोग कर पाओ इसको। तो टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम में भी आएगा, और वैसे भी मेरा टेस्ट बहुत जल्द होने ही वाला है पार्ट बी का, उसमें भी आएगा। आया मेरे बच्चे समझ? अपन लोगों का जो टेस्ट होगा पार्ट बी का टेस्ट अपन लोग मंगलवार को रखेंगे। चलो एक काम करते हैं और पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट वीक बोला था ना, नेक्स्ट वीक तो बता ही रहा हूं, नेक्स्ट वीक में कब होगा। फ्राइडे को कर लेते हैं या सैटरडे को कर लेते हैं? फ्राइडे कर लें, डन। और इन्हीं बच्चों को मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। जो टेस्ट है, टेस्ट के जो टॉपिक होंगे पार्ट बी, जनरल मीटिंग छोड़ दें कि इंक्लूड करूं? इंक्लूड करूं, एक्सक्लूड? हाँ जी, बस एक काम करते हैं, जनरल मीटिंग को इंक्लूड करते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन को बाहर ले जाते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाहर ले जाते हैं, उसको नहीं लेते हैं। मतलब जनरल मीटिंग, हाँ जी, तो हम लोग नेक्स्ट वीक रिवीजन लेंगे। रिवीजन में जो बच्चे उपस्थित हैं वही लेंगे। रिवीजन कब होगा, कैसे होगा, ग्रुप पे आ ही जाएगा, अभी लिस्ट मेरे पास आ ही जाएगी उसके अनुसार। तो अपन लोग रिवीजन, जनरल मीटिंग, और उसके बाद सेक्शन नंबर 149 से लेके 185 तक हम एग्जाम में देते हैं। 186, 187, 188 एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि 3 बहुत बड़े सेक्शन है, वो उनको साइड में रख देते हैं अपन। 185 तक शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा? ठीक है। जनरल मीटिंग का रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अपन डायरेक्टर यानी कि 149 से लेके 185 एक रिवीजन लेंगे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जिसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो फ्राइडे को अपन अनाउंस करते हैं कि अपन उस दिन टेस्ट रखते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? चलो, क्वेश्चंस स्कैनर्स में से दूंगा, ठीक है? खुश हो तो चलो इस बहाने तुम लोग स्कैनर पढ़ लोगे, तो उसमें से ही दूंगा, उससे बाहर नहीं दूंगा, ठीक है? चलो, लेकिन एक क्वेश्चन तो मैं आज ही बोल देता हूं जो दूंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन। अजी ये कंफर्म आएगा एक क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे क्या पता इस टॉपिक से ये 8 नंबर बन जाए। ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट होगा 2 घंटे का, 8 नंबर तो आप यहीं से मान के ले चलना। हाँ जी, 8 नंबर का यहीं से मान के ले चलना आप लोग। तो इसको बहुत ही तबियत से अच्छे से पढ़ना है अपन लोगों को। ठीक है मेरे बच्चे? डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, वो हम लोग 149 सबसेक्शन नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, एक बात ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बना सकते हैं? जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट ना हो, जो कंपनी का भाई बंधु दूर दूर का कोई संबंध ना हो। तो पहली चीज,
कंपनी का एमडी, मैनेजर, सॉरी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ये कभी भी इंडिपेंडेंट, तो पहली लाइन ही ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस को नहीं बना सकते, कंपनी के एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी। अब सवाल पैदा होता है सर कंपनी में डायरेक्टर भी होता है, कंपनी में मैनेजर भी है, बहुत सारे लोग हैं, सीएस भी है, क्या उनको बना सकते हैं इंडिपेंडेंट? तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। तो पहली लाइन तो इसने क्या बोली, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इन तीन जनों को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट। वरुण शायद तुम लोग तो आपको नोट्स नहीं मिलेंगे बेटा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आई थिंक नंदिनी के पास भी नहीं है, राज नंदिनी के पास, ठीक है, तो आप भी मैसेज कर देना बेटा, आपको भी नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर इनको कभी भी इंडिपेंडेंट के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। और किस किस को नहीं बना सकते, क्वालिफिकेशन देखो 149 सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है कि क्राइटेरिया दे रखा है किस किस को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन से, किसके ओपिनियन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन से, जिसके अंदर आईईई हो, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नजरिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नजरिए से जिस व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस है, उसी व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरा, जिस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हो वो कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर का रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। इवन ना होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए, ना सब्सिडरी का, ना ही एसोसिएट का, इनमें से किसी का भी वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, इनमें से किसी के साथ उसका संबंध नहीं होना चाहिए। सच इंडिविजुअल हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, उसका कंपनी में कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप भी, पिक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, उसका कंपनी में कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए रेमुनरेशन के अलावा। अच्छा मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी में अगर डायरेक्टर बन जाएगा तो सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, या कुछ ना कुछ तो सिटिंग फीस मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, तो हो गया ना पिक्यूनरी रिलेशनशिप। उसको छोड़ के किसी और तरीके का पिक्यूनरी, जैसे कस्टमर नहीं होना चाहिए, सप्लायर नहीं होना चाहिए, पैसों का संबंध, पैसों का लेन देन, तुम्हारा कंपनी के साथ कोई पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी को लेके है तो चलेगा, सैलरी को लेकर है तो चलेगा, बाकी किसी और चीज को लेके फिर इसमें अमेंडमेंट लाए कि यार क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ले जी कंपनी का इंडिपेंडेंट, पार्ले जी बिस्किट नहीं खाएगा क्या, जियो कंपनी का इंडिपेंडेंट क्या सिम नहीं खरीदेगा, अब खरीदेगा। तो फिर लिमिट बांध दी कि चलो एक लिमिट बांध देते हैं, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, ना उसकी होल्डिंग के साथ, ना सब्सिडरी के साथ, ना एसोसिएट के साथ, ना प्रमोटर के साथ, ना डायरेक्टर के साथ, ना इस साल ना पिछले 2 सालों में, इस साल भी नहीं होना चाहिए, पिछले 2 सालों में भी, यानी कि तुम्हारा संबंध होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा मेरे बच्चे, डायरेक्टर, क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे यहां पे अब आज 149 सबसेक्शन नंबर 6। अब 149 सबसेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है, हाँ जी क्या है 149 सबसेक्शन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखते हैं, क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहली चीज, वो कंपनी का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी नहीं हो सकता, पहला पॉइंट।
पहला पॉइंट, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आईईई। ओबी किसके ओपिनियन से, पीओडी। दूसरा, वो नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या फिर प्रमोटर का किसका, कंपनी का, इवन होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट भी क्या, देखो देख लो एक बार, है ना। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, आईईई, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज। वो प्रमोटर या प्रमोटर का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या था उसका, नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा, यानी कि 10% तक चलेगा। अरे 10% तक चलेगा, 10% से ज्यादा उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसके साथ, ना कंपनी के साथ, ना उसकी होल्डिंग के साथ, ना सब्सिडरी के साथ, और ना ही क्या एसोसिएट है उसके अंदर। तो देखते जाओ ना, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, ना ही प्रमोटर के साथ, ना ही डायरेक्टर के साथ, यही है ना। ना करंट ईयर में, ना पिछले 2 सालों में। ना ही 2 सालों में, पिछले 2 सालों में भी नहीं होना चाहिए और करंट ईयर में भी नहीं होना चाहिए। यही पढ़ा अपन ने। अरे आया, ये हम किसकी देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसका रिलेटिव, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, उसका भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप, अरे उसका भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसका भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप। अच्छा, पिक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, पिक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, तो उसका फाइनेंशियल उसके रिलेटिव का भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका खुद का तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा है, कहां तक चलेगा, 10%। कहां तक चलेगा, 10% तक चलेगा, लेकिन 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% तक चलेगा, 10% तक, लेकिन उसके रिलेटिव का, उसके रिलेटिव का क्या, आओ पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डी नंबर पॉइंट, नन ऑफ हुज, हुज मतलब प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं उसका रिलेटिव का भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कैसे, अच्छा पिक्यूनरी मतलब पैसों का लेन देन, पैसे का लेन देन शेयर्स खरीद के भी आता है, लोन लेके भी आता है, गारंटी दे के भी आता है, ये भी तो पैसों के लेन देन है सारे। तो अगर तुमने उस कंपनी की सिक्योरिटी ले रखी है, क्या ले रखी है उस कंपनी की सिक्योरिटी, तुमने उस कंपनी की क्या ले रखी है सिक्योरिटी, या उस कंपनी की, या होल्डिंग की, या सब्सिडरी की, या किसकी, एसोसिएट की, पिछले 2 सालों में ले रखी है या करंट ईयर में ले रखी है। ना करंट ईयर में ली हो, ना 2 सालों में ली हो, किसने, रिलेटिव। अच्छा, तुम्हारा तो चलेगा ही नहीं, तुम्हारा चलेगा कितने परसेंट तक, 10, लेकिन तुम्हारे रिलेटिव का तो चलेगा ही नहीं। कितना, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, इससे ज्यादा का नहीं चलेगा। कितना है मेरे बच्चे, 50 लाख। यानी कि अगर तुम्हारे रिलेटिव का पेक्यूनरी जो रिलेशनशिप है कौन सा वाला है, सिक्योरिटी, क्या ले रखी है, सिक्योरिटी, तो नॉट एक्सीडिंग, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, नन ऑफ हुज रिलेटिव, जिसका ट्रांजेक्शन कितना हो, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, 5 लाख नहीं है, 50 लाख, 50 लाख, और 2%, तो कितना मेरे बच्चे,
5 लाख, 50 लाख और 2%, दोनों में से कुछ भी। 2% किसका? कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का, इतना हो तो चलेगा, तुम्हारे रिलेटिव का इतना हो तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज इन डेप्ट टू द कंपनी, क्या लिखा हुआ है? इज इन डेप्ट टू द कंपनी, इन डेप्ट टू द कंपनी यानी कि कर्जा ले रखा है कि दे रखा है? ले रखा है, कि तुमने कर्जा लिया है कंपनी से, तुम कंपनी के कर्जदार हो। देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कर्जदार। किसके कर्जदार हो? कंपनी के। तो यानी कि तुमने कंपनी से कर्जा लिया है ना? किससे लिया है? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर, इनमें से किसी से भी लिया है, ठीक है। कितने का? 50 लाख से ज्यादा का। तो भैया नहीं बन सकते, तुम उसमें नहीं बन सकते। बोलो आया कि मेरे बच्चे? तो सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है? इन डेप्ट। इन डेप्ट टू द कंपनी। कितनी लिमिट है मेरे बच्चे? 50 लाख रुपए, बस यही तो है। अरे वो तो लिखते ना। अच्छा सुनो, यहां पे क्या बोला गया? ये किसके साथ? कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी, एसोसिएट। और कर्जदार तुम किसके हो? कंपनी के, होल्डिंग के, सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर। इसमें प्रमोटर डायरेक्टर भी है, देखो ध्यान से, इसमें प्रमोटर डायरेक्टर भी है। आया क्या? तो क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? तुम कर्जदार हो कंपनी के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, प्रमोटर के, डायरेक्टर के, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। ना इस साल ना पिछले 2 सालों में, तो जाके तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे रिलेटिव का इस साल है तो तुम नहीं बन सकते, तुम बन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है? हैज गिवन अ गारंटी, हैज गिवन अ। अब गारंटी का मतलब क्या होता है? सुनना, कि लोन लिया, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लोन लिया किसी और ने और गारंटी दी है तुम्हारे रिलेटिव ने। जैसे मान लो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम बनना चाहते हो, तो तुम, किसी और ने लोन लिया है और तुम्हारे रिलेटिव ने उसको क्या दी है? गारंटी। देखो कैसे, मान लो एक एबीसी लिमिटेड है, मान लो इसके अंदर मिस्टर आयुष क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अरे क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है इसमें, है ना? तो इसका तो पिक्यूनियर रिलेशनशिप कितना? 10% तक चलेगा, 10% ज्यादा। लेकिन इसके रिलेटिव का, इसके रिलेटिव ने इस कंपनी के 50 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं लिए हो, इस कंपनी में 50 लाख से ज्यादा का कर्जा, लेकिन इस कंपनी ने मिस्टर ए को लोन दिया है। किसको लोन दिया है? और रिलेटिव ने सिर्फ क्या दी है? गारंटी। तो इसने गारंटी भी नहीं दी हो, तुम्हारे रिलेटिव ने किसी और के लोन के लिए कंपनी को गारंटी भी, देखो गारंटी तो हमेशा किसी और के लिए देंगे ना भाई, है ना? तो क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे रिलेटिव ने, पॉइंट किसका चल रहा है? रिलेटिव का। गारंटी दी हो, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ इन डेप्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी ने लोन लिया है और तुम्हारे रिलेटिव ने क्या दी है? गारंटी। किसको? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर। कितने की गारंटी है? 50 लाख से ज्यादा की। तो भैया उस केस में तो तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? गारंटी दी हो कितने की? 50 लाख से ज्यादा की। किसको दी हो गारंटी? कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को, प्रमोटर को और डायरेक्टर को। इनमें से किसी को भी दी है तो भैया बन नहीं सकते। बोलो आया? अरे आया? हाँ,
रिलेटिव में बताऊंगा कौन कौन आते हैं, अभी बताऊंगा रिलेटिव। बता दिया, 10 जने बताएं रिलेटिव में भाई। 8 मेंबर ऑफ HUF और हस्बैंड वाइफ, वो भी तो है 2 जने, वो जने दूर दूर का नहीं। दोस्त वो चलेगा, दोस्त ने ले रखा हो चलेगा, दोस्त कभी रिश्तेदार नहीं है, तभी तो वो साथ देता है। इसमें उसकी इनकम का लिखा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये है ना इनकम का। चलो आया क्या समझ में? अरे आया क्या? यहाँ ऊपर लिखे हुए के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन हो, ऊपर वाले के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन हो या ऊपर वालों के साथ मिलके कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उस केस में लिमिट कितनी है? 2% ऑफ द टर्नओवर, 2% ऑफ द इनकम, 2% ऑफ द। तो अगर इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है या उनको सबको साथ में लेके कर रहे हो, मान लो पीछे के 3 ट्रांजेक्शन साथ में कर रहे हो, तीनों ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, तो फिर लिमिट कौन सी लें? वो तो इंडिविजुअल लिमिट थी, तो इस केस में लिमिट क्या लिखेंगे? 2% ऑफ इनकम। इनकम किसकी? कंपनी की। अरे किसकी इनकम? या फिर टर्नओवर का 2%, इतने से ज्यादा का होगा तो बन। अच्छा किसके साथ हो? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। क्या प्रमोटर डायरेक्टर भी है क्या उसमें? नहीं, इनके साथ कोई भी है। और ये कब कर रहे हो तुम ट्रांजेक्शन? चाहे करंट ईयर में करो या फिर पिछले 2 सालों में करो, तो आप नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ है? 2%। अच्छा इसमें 2% भी चलेगा, सुनना, यहां पे 2% से कम होना चाहिए, 2% भी हुआ तो क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। बाकी सब में मोर देन था, इसमें 2% भी हो तो क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। डन मेरे बच्चे? तो ये लिमिट समझ में आई। तो क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे, तुम्हारा तो होना ही नहीं चाहिए, पिक्यूनरी है तो कितना चलेगा? 10%। लेकिन तुम्हारे रिलेटिव का, अरे तुम्हारे रिलेटिव का पिक्यूनरी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रिलेटिव का पिक्यूनरी नहीं होना चाहिए, ना करंट ईयर न पिछले 2 सालों में, और होता है तो लिमिट तक होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा। बोलो आया? अरे आया? चलो 3 पॉइंट हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए ना। लेकिन अपन ने 3 कैसे लिखे? अच्छा मैंने 3 3 लिख दिया, 2 बार 3 लिख दिया इसको। करना चाह रहा है ट्रांजेक्शन। डन मेरे बच्चे? 5वां पॉइंट, अब सुनना 5वां पॉइंट। ना तुम खुद ना तुम्हारा कोई, अब दोनों को शामिल कर दिया। ऊपर पिक्यूनरी में अलग अलग बोला, ठीक है। ही मस्ट नॉट आइदर डायरेक्टली और हिज, न तुम खुद न तुम्हारा कोई, न तुम खुद न तुम्हारा कोई रिलेटिव कंपनी में किसकी पोस्ट लेके बैठा हुआ हो, KMP, या फिर एम्प्लॉय। न तुम खुद न तुम्हारा कोई रिलेटिव कंपनी में KMP आ गया, मैनेजर, CEO, CFO, CS जो बचे हुए थे तुम्हारे, ना ही एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉय भी ठीक है, पिछले 3 सालों में भी नहीं होना चाहिए। याद करो अपन ने पढ़ा था, जिसको आपने ID बनाया है वो छोड़ के चला गया तो 3 साल का कूलिंग पीरियड, 3 साल तक वो ना कंपनी में ना होल्डिंग में ना सब्सिडरी में कहीं पे भी कोई ताल्लुकात, ये आ गया ना। अगर हुआ तो तुम्हें बनाएंगे ये डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हुआ तो नहीं बनाएंगे। यानी कि जब भी अपॉइंट करते हैं पिछले 3 साल देखते हैं कि तुम उस कंपनी के ना KMP होने चाहिए ना तुम क्या होने चाहिए, एम्प्लॉय। तो 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट, ना तुम खुद ना तुम्हारा कोई रिलेटिव, ना तुम खुद ना तुम्हारा कोई रिलेटिव, ना तुम खुद ना तुम्हारा कोई रिलेटिव होल्ड पोजीशन, होल्ड
पोजीशन कौन सी, केएमपी और एम्प्लॉय, केएमपी और एम्प्लॉय, इन दोनों की पोस्ट तुमने होल्ड नहीं करी हो। न तुम न तुम्हारे रिलेटिव ने पिछले 3 सालों से, कितने सालों से, न तुम केएमपी हो ना न तुम एम्प्लॉय, लेकिन तुम्हारा रिलेटिव, देखो ये रहा एक एक्सेप्शन, अगर तुम्हारा रिलेटिव एम्प्लॉय है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहां पे लिख देते हैं एक्सेप्ट रिलेटिव। अगर रिलेटिव तुम्हारा एम्प्लॉय है, था 3 सालों में, यहां है, तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम बन सकते हो, फिर भी तुम बन, तो यहां पे नो आना चाहिए कि जिसको भी हम इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, ना वो ना उसका कोई रिलेटिव कंपनी में पिछले 3 सालों में ना केएमपी होना चाहिए ना ही एम्प्लॉय होना चाहिए, ना केएमपी ना एम्प्लॉय होना चाहिए। बोलो आया, बोलो आया। आज इन सब के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके ग्रुप पे, इरिटेट करना तो बनता है ना। आया, समझ में आया, क्लियर है मेरे बच्चे, कोई डाउट, किसी को भी डाउट, पक्का? चल, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, इज मतलब अभी की बात, प्रेजेंट, हैज बीन पीछे, एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर, 3 जने, एम्प्लॉय, प्रोपराइटर मतलब मालिक, अरे प्रोपराइटर मतलब ओनर है ना, पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसका पार्टनर, इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों में, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर in which he is proposed to be appointed of firm of auditor, firm of या firm of company secretary या firm of cost auditor, ठीक है, of the company holding subsidiary associate blah 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 blah। क्या बोलना चाह रहा है सुनना, ये हमने पढ़ लिया, इसको हटा दो। इसमें क्या पढ़ा अपन ने, कौन सी कंपनी में, होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग तो लिखा ही नहीं मैंने, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, पिछले। अब दूसरा पॉइंट, न तुम्हारा रिलेटिव किसी सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म में ऑडिटर नहीं होना चाहिए। कैसे लिखेंगे इसको, रुको, हाँ तो फर्म तो प्रैक्टिस वाले की होती है, इनकी फर्म, समझ गया ना, इनकी फर्म, न तुम न तुम्हारा रिलेटिव सीए, सीएस, सीए वाले की फर्म में क्या नहीं होना चाहिए, ऑडिटर भी छोड़ो, और ये फर्म कहां पे अपॉइंटेड है, कंपनी में, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, पिछले 3 सालों से, पिछले 3 सालों से, पिछले, तो इस फर्म का एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर कंपनी में ना आईडी बन सकता है, कंपनी में आईडी के रूप में अपॉइंट, समझो, देखो क्या बोलना चाह रहा है सुनना। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी में एक फर्म है XYZ एंड कंपनी, ऑडिट फर्म है,
अरे ऑडिट फर्म है ना, जो इस कंपनी की क्या करती है, ऑडिटिंग। इस कंपनी की क्या करती है, तो सुनना, इस फर्म का एम्प्लॉय, इस फर्म का प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट, इवन इस एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर का रिलेटिव भी इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या सीधी सीधी बात, इस कंपनी का जो आईडी बनने वाला है वो खुद या उसका रिलेटिव इस ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय पार्टनर प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए। देखो पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, कि जो भी बनने वाला है वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में। किसका, जो आपके कंपनी की ऑडिटर फर्म है, चाहे वो सीएस की हो, सीए की हो, किसी की भी हो, चाहे तुम्हारे कंपनी की हो, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की हो, तो नहीं बन सकता। एक बार पढ़ लो, खतरनाक है बहुत। अरे 2 बार बताएंगे, पहले पढ़ तो लो। 2 बार बताने वाली चीज है वो तो, एक बार बताने वाली चीज सुना। डन। हाँ तो क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी कंपनी में जो, जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी में जो ऑडिट फर्म है, तुम एक बार सोचो, इंडिपेंडेंट कौन बन सकता है जिसका कंपनी से का कोई संबंध। मान लो रिलायंस कंपनी की ऑडिट फर्म है, क्या ऑडिट फर्म का पार्टनर बन सकता है आईडी? बस वही तो समझा रहा हूं। क्या रिलायंस कंपनी की ऑडिट फर्म का जो पार्टनर है, एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, वो बन सकता है क्या आईडी? होगा तो फिर उनका सपोर्ट ही करेगा ना, सही तरह से ऑडिट कर पाएगा क्या? क्या वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा क्या? बस वही है, पढ़ के देखो। इवन पहले था अब नहीं है, पिछले 3 सालों में था तो भी बन, बस इतना सा है। बोलो आया? देख लो भाई, इतना आया। यहां तक किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताया जाए। तुम्हारी क्लास में 44 लेक्चर डल गए कंपनी लो के। चलो आ गए, रिमेनिंग लेक्चर भी आ गए, कल का लेक्चर आ गया है। चालू करवा लो। डन मेरे बच्चे। दूसरा, चलो, हमने सीए, सीएस मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी फॉर्म का बना। एक और फॉर्म होती है लीगल फॉर्म, एडवोकेट की फॉर्म, वो भी तो होती है। मान लो रिलायंस कंपनी है, देखो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में फर्म होगी सीए की, सीएस की, या कॉस्ट अकाउंटेंट की। तो अपन तो बता, इनकी जो फर्म है, फर्म का जो प्रोप्राइटर पार्टनर और एम्प्लॉय है वो इस कंपनी में आईडी के रूप में अपॉइंट, लेकिन जो एडवोकेट की फर्म है, इसको हम लीगल फर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लीगल फर्म, क्या वो बन सकती है? क्या ये लीगल फर्म का प्रोप्राइटर, क्या लीगल फर्म का पार्टनर, क्या लीगल फर्म का एम्प्लॉय इस कंपनी में आईडी के रूप में अपॉइंट हो सकता है? आओ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोई लीगल फर्म, कंसल्टिंग की फर्म, मतलब कंसल्टेंट जो देती है, उनका ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ, उनका ट्रांजैक्शन किसके साथ, कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी एसोसिएट के साथ कितना है, 10% या उससे, 10% या उससे ज्यादा है। 10% किसका निकालेंगे, ग्रोस टर्नओवर का। अरे किसका निकालेंगे मेरे बच्चे, टर्नओवर मतलब, सुनना सुनना, मान लो इस फर्म की टोटल इनकम, अच्छा मुझे बताओ, ये जो फर्म है सिर्फ रिलायंस कंपनी का काम करती होगी, किसी और का भी करती होगी, किसी और का भी, यार ये तो सबके केस लड़ती होगी। मान लो इसकी टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़, इसकी टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़। 1 करोड़ का क्या निकालेंगे,
कितना आएगा? 10 लाख। तो इसने क्या बोला कि अगर तुम्हें रिलायंस कंपनी से क्या मिलती होगी, फीस, या तुम उसके केस लड़ते हो, तुम उसके लिए लीगल फर्म हो, तो तुम्हें क्या मिलती होगी? फीस। अरे मिलती होगी, नहीं मिलती होगी? बिल्कुल मिलती है, फीस मिलती होगी। अगर वो फीस का अमाउंट साल भर का 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, जितनी इस फर्म की इनकम है, इस फर्म की जितनी इनकम है, उसके इनकम का 10% या उससे ज्यादा फीस तुम्हें कंपनी से मिलती है, तो उस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट। एक बार फिर, यहां पे तो रिलायंस कंपनी पर तुम्हें फ्री में काम करे चाहे पैसे देती हो, तो ये तो बन ही नहीं सकते, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अगर लीगल फर्म है, तो लीगल फर्म में क्या बोला गया कि तुमको मिलने वाली फीस, रिलायंस कंपनी से तुम्हें मिलने वाली फीस कितनी है मेरे बच्चे? 10 लाख या उससे ज्यादा, तो तुम्हारा कंपनी का प्रोपराइटर, पार्टनर, इंप्लॉय वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन। लेकिन इससे कम मिल रही हो तो बन सकता है, इससे कम मिल रही हो तो बन सकता है। बोलो, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सिंपल सी कहानी। देखो, कोई सीएस की फॉर्म है तो वो तो बन ही नहीं सकती, भूल जाओ उसको, तो चाहे फ्री में काम करी, चाहे पैसों में, चाहे कितना ही पैसा मिलता हो। लेकिन अगर वो फॉर्म किसकी है मेरे बच्चे? एडवोकेट की। वो फॉर्म किसकी है? एडवोकेट की। तो उस केस में हो जाएगा क्या? हाँ, अगर 10% से कम मिल रहे हो तो बन सकती है, 10% या उससे ज्यादा मिल रहा हो तो। एक बार पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिखो, समझ में आएगा। चलो, हो गया मेरे बच्चे? अरे हो गया। तो देखो, हमने क्या पढ़ी, एक बार वापस से स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? डेफिनेशन पहला, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी, इनको तो बना ही नहीं सकते। किसको नहीं बना सकते? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी को। दूसरा, जिसमें आईईई हो, नहीं बना सकते। प्रमोटर या प्रमोटर के रिलेटेड को, जिसका कंपनी के साथ क्या हो, पिक्यूनियर रिलेशनशिप 10% से ज्यादा, उसको नहीं बना सकते। या तुम्हारे रिलेटिव का पिक्यूनियर रिलेशनशिप सिक्योरिटीज के मामले में 2% से ज्यादा हो, या लोन के मामले में 50 लाख से ज्यादा हो, या गारंटी के मामले में 50 लाख से ज्यादा हो, या कोई दूसरे में 2% से ज्यादा हो, तो तुम्हें आईडी के रूप में अपॉइंट। तुम और तुम्हारा रिलेटिव उस कंपनी में केएमपी या एम्प्लॉय की पोस्ट पे अपॉइंटेड पिछले 3 सालों में, या तुम उस कंपनी की ऑडिट फर्म के पार्टनर भी, लीगल फर्म के पार्टनर भी। लेकिन लीगल फर्म में एक पॉइंट है कि 10% से कम की सैलरी मिले रहे हो तो बन सकते हो, उतना या उससे ज्यादा है तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने 2% वोटिंग पावर ले रखी है, कितनी ले रखी है? तो भी, अगर 1.995% हो तो बन सकते हैं। तो आ जाओ, तो ये अपन ने पढ़ा। तीसरा पॉइंट क्या? अगर कोई लीगल फर्म है, कौन सी फर्म है, और उसकी इनकम कितनी है? 10% और मोर फ्रॉम कंपनी। किससे? अरे किससे? कंपनी से। किससे? अरे सैलरी क्या, फीस मिलती है उनको। तो इस लीगल फर्म का प्रोपराइटर, इस लीगल फर्म का प्रोपराइटर, एम्प्लॉय और पार्टनर उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है? प्रोपराइटर, पार्टनर, आया? अरे आया? यार एक पॉइंट कहां लिखूं?
अगर तुम्हारे पास होल्ड 2% और मोर, क्या ले रखे हैं, वोटिंग राइट्स, क्या ले रखे हैं मेरे बच्चे, तो भी नहीं बन सकते। डन। अगर तुमने 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर ले रखी है तो बन, ठीक है, अरे आया, डन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट जी, नहीं जितने मिसिंग टॉपिक है एक और है इसके बाद, वो पूरे करने हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर लास्ट पॉइंट में, अगर मान लो कोई एनपीओ है, एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक कंपनी है। अच्छा, कंपनी एनपीओ को क्या देती होगी, डोनेशन। कंपनी एनपीओ को क्या देती है, डोनेशन। अच्छा मेरे को बताओ, क्या इस एनपीओ को एक ही कंपनी से डोनेशन मिलता है कि कई सारी कंपनियों से। मान लो इस एनपीओ को टोटल डोनेशन 10 करोड़ रुपए मिल चुका है। कितना डोनेशन, इसका निकालेंगे हम कितना परसेंट, 25%। कितना निकालेंगे, जैसे कितना आया 2.5 करोड़। अगर 2.5 करोड़ किसी पर्टिकुलर कंपनी से मिल रहा है, मान लो उसको इस कंपनी से कितना डोनेशन मिल रहा है, 3 करोड़। कितना मिल रहा है, यहां से 2 करोड़, यहां से 1.5 करोड़। तो जिसके यहां से 25% मिल रहा है, तो आपकी एनपीओ का सीईओ, आपकी एनपीओ का डायरेक्टर इस कंपनी में आईडी के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। क्या इसमें बन सकता है, हाँ इसमें बन सकता है, हाँ, क्योंकि मिलने वाला डोनेशन कितने से कम है, 25% से कम। किसी पर्टिकुलर कंपनी से, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, जिसको किसी भी नाम से पहचानते हैं, एनपीओ को मिल रहा है डोनेशन 25% या उससे ज्यादा, 25% या उससे, तो तुम्हारी ये एनपीओ का सीईओ, एनपीओ का डायरेक्टर, एनपीओ का डायरेक्टर वहां पे नहीं बन सकता, वहां पे नहीं बन सकता। लेकिन क्या दूसरी और तीसरी कंपनी बन सकता है, हाउ, क्योंकि वहां पे मिलने वाला डोनेशन कितना है, 25% से कम। 25% से कम, 25% या उससे ज्यादा है तो नहीं बन सकता, 25 से कम है तो बन सकता है। डन, और डन। एनपीओ का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकता। डन मेरे बच्चे। बाकी तो वो नॉर्मल लाइन है कि 2% तुम्हारे पास वोटिंग पावर तो नहीं बन सकते, तो ऊपर पढ़ ही चुके, पढ़ ही चुके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए सब कुछ, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। बोलो आया क्या समझ। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कैन अ फ्रेंड ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर का फ्रेंड इंडिपेंडेंट बन सकता है, आओ, फ्रेंड कभी रिलेटिव, स्पाउस बन सकती है क्या, रिलेटिव में आती है। चलो एक टॉपिक और छूटा था अपना, ये रहा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी में क्या लगेगा मेरे बच्चे, सेबी एलओडीआर, क्या लगेगा 2015, उसका रेगुलेशन नंबर 25(2)A, रेगुलेशन नंबर 25(2)A। देखो बरोबर याद है, ये दो टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं तुम लोग को, हालांकि होमवर्क दिए थे, पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, विश्वास तो पूरा है मेरे को। इसके अलावा कुछ नहीं छुड़वाया, सब पढ़ाया है। हाँ जी, और इसके क्वेश्चंस भी हैं बुक में, वो भी करवाऊंगा अभी।
हाँ जी, स्कैनर में है ना, लेके आया हूं मैं स्कैनर। आया समझ? चलो, तो देखो, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ विच कंपनी? लिस्टेड कंपनी। द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी शेल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल सब किसकी अप्रूवल लेके होगा? शेयर होल्डर की। ये लिस्टेड कंपनी की। हालांकि अनलिस्टेड में तो अपॉइंटमेंट ओआर से हो जाता है, रीअपॉइंटमेंट में एसआर लगता है, लेकिन अपॉइंटमेंट किससे होता है? लेकिन लिस्टेड कंपनी में क्या लगेगा? एसआर। प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी फेल टू गेट द रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ वोट। अगर एसआर पास नहीं हो पाता, 75% कंसेंट नहीं मिल पाती है, अगर 75% कंसेंट, तो एक ऑप्शन भी है, बट द वोट कास्ट इन फेवर, वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड द वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। जितनों ने अगेंस्ट में दिया उससे ज्यादा ने फेवर में दिया है। सुनना, इसमें लिखा हुआ है अगर एसआर पास नहीं हो पाया, रिक्विजिट मेजोरिटी मतलब एसआर, हमको अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट में क्या लगेगा? एसआर, लेकिन वो नहीं मिल पाता। लेकिन एक ऑप्शन रहेगा, क्या? अगर आपको फेवर में वोट मिल चुके हैं कितनों के? फेवर में वोट मिल चुके हैं कितनों के? जितनों ने किस में वोट दिया है? अगेंस्ट में। जितनों ने किस में वोट दिया है मेरे बच्चे? अगेंस्ट में दिया है। उससे ज्यादा ने किस में वोट दिया है? फेवर में। एंड साथ ही साथ वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, यानी कि प्रमोटर के शेयर्स गायब कर दो। सिर्फ कौन से शेयर होल्डर? ध्यान से देखना मेरे बच्चे, पब्लिक शेयर होल्डर जो हैं इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन एक्सीड द वोट अगेंस्ट। सुनना क्या बोल रहा है, जब एसआर पास करते हैं तो सभी के वोट लेंगे, चाहे प्रमोटर हो चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रमोटर हो चाहे सभी के लेंगे। लेकिन वो एसआर नहीं मिल पाया, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर ने मोर देन 50% कंसेंट दे दी है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट, रीअपॉइंट कर सकते हो। उस रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा लिस्टेड कंपनी में। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी डीम्ड टू बी हैव बीन मेड। यानी कि वैसे तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन एसआर पास नहीं कर पा रहे हो, एसआर पास नहीं हो पाया, तो भैया एक बार चेक कर लो, क्या पब्लिक शेयर होल्डर जितनों ने अगेंस्ट में दिया है उससे ज्यादा फेवर में है? पब्लिक है तो अपॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट करने की। डन मेरे बच्चे? चलो नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में अपॉइंट कर सकते हैं? सबसे पहले अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सिडरी कंपनी है मेरी। कौन है? जिसकी इनकम या नेटवर्थ, जिसकी इनकम या नेटवर्थ, जिसकी इनकम या नेटवर्थ कितने से ज्यादा है मेरे बच्चे? 25% या उससे ज्यादा। कितने से ज्यादा है? 25% या उससे, नहीं 25 नहीं 20% से ज्यादा है। 20% से, अच्छा किसका 20%? कॉन्सोलिडेट इनकम एंड नेटवर्थ। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? कॉन्सोलिडेट इनकम या नेटवर्थ से ज्यादा है। कॉन्सोलिडेट इनकम या नेटवर्थ से ज्यादा है तो सब्सिडी को क्या बोलते हैं? मटेरियल सब्सिडी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सुनना, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की इनकम को जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसका क्या निकालो? 20%। 20% जो आए उससे ज्यादा किसी सब्सिडरी का है, उससे ज्यादा किसी, क्या उससे ज्यादा सब्सिडी का क्या है? इनकम या फिर नेटवर्थ। इनकम या फिर नेटवर्थ, तो उस केस में उसको कौन सी सब्सिडरी बोलेंगे? मटेरियल सब्सिडरी। कौन सी सब्सिडरी बोलेंगे मेरे बच्चे? मटेरियल सब्सिडरी बोला जाएगा। बोलो आया समझ? अरे क्या बोलेंगे उसको? मटेरियल सब्सिडरी। किसी को डाउट यहां तक? रिपीट कर रहा हूं, किसका है उसके ऊपर वाला? एक मिनट रुको,
तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, एक बार वापस से पढ़ते हैं। मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होता है ऐसी सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ कंसोलिडेट इनकम नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल सब्सिडरी। तो वहां पे कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी शेल बी अ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी। मतलब तुम्हारी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मान लो रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी है होल्डिंग, मान लो जियो मटेरियल सब्सिडरी है, जियो क्या है, तो रिलायंस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जियो के अंदर डायरेक्टर बनेगा। अब वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो चाहे कोई सा भी हो, यानी कि तुम्हारी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मटेरियल सब्सिडरी के अंदर क्या होना चाहिए? डायरेक्टर। बोलो आया समझ? एक बार रीड करो इसको फटाफट। पढ़ लिया? देखो एक क्वेश्चन आया ग्रुप पे, हाँ 14.12। देखा? 2022 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन, और तुम लोग दोगे दिसंबर 2023, बिल्कुल एक साल बाद। तो कोई गलत तो है नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं? देखो बुक में सब पढ़ा रखा है मैंने, क्वेश्चन तक आया हुआ है, संभाल के रखा था बस मैंने टॉपिक, संजो के रखा था मैंने टॉपिक। लो देखो, और ये क्वेश्चन मजाल किसी को आ जाए बिना पढ़े। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मास्क लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैविंग द फॉलोइंग अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, सॉरी मटेरियल नहीं, अनलिस्टेड सब्सिडरियां हैं। तुम्हारी एडवाइस चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे कुछ बनाना है क्या अपन को? तो 3 सब्सिडरियां हैं, कौन कौन सी? क्योर, इंपैक्ट और ताज। इनकी नेटवर्थ दे रखी है हमको, और इनका कॉन्सोलिडेट नेटवर्थ। अच्छा तो सुनो, सबसे पहले कॉन्सोलिडेट नेटवर्थ दे रखा है, एम आई राइट? कितना है? 3500 करोड़। कितना दे रखा है? तो इसका क्या निकालेंगे? 20%। 20% कितना आएगा? 700 करोड़। तो 700 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ किसी सब्सिडरी की है तो वो कौन सी सब्सिडरी बन जाएगी? मटेरियल सब्सिडरी। आई थिंक एक की ही दिख रही मुझे, ताज लिमिटेड। एक की दिख रही मुझे, ताज लिमिटेड 800 करोड़। तो यहां पे ताज लिमिटेड को क्या बोला जाएगा? मटेरियल सब्सिडरी। ताज लिमिटेड को क्या बोला जाएगा? मटेरियल सब्सिडरी। और वहां पे हमको इस कंपनी का एक क्या रखना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ताज कंपनी में क्या बनाना पड़ेगा मेरे बच्चे? डायरेक्टर। इसके नीचे लिखा हुआ है कैन अ वाइफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी। स्टेप डाउन सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी की भी सब्सिडरी, सब्सिडरी की भी सब्सिडरी को क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन। एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे मतलब सब्सिडरी की भी सब्सिडरी। क्या उसको बना सकते हैं क्या? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फटाफट। डन? पढ़ लिया? चलो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, कैन वाइफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी टेक अप द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट? नो। होल्डिंग सब्सिडरी के डायरेक्टर को अपन आईडी के रूप में अपॉइंट, ना ही उसके रिलेटिव को भी अपॉइंट। तो हम बोलेंगे कि भाई सुनो, स्टेप डाउन सब्सिडरी के डायरेक्टर की वाइफ को हम अपनी कंपनी में आईडी के रूप में अपॉइंट, लेकिन क्या नॉर्मल डायरेक्टर बना सकते हैं? हाँ वो तो बना सकते हैं, उसमें कोई वांदे हैं नहीं अपन को। बोलो आया क्या समझ? ठीक है। एग्जामाइन द इशू रेफर इन द दिस। अच्छा बोला क्या कि आपको बताना है कि नीचे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। तो कितनी कंपनियां थी? एक क्योर, एक इंपैक्ट, और एक कौन सी है? ताज। अच्छा पहला तो बोला वाइफ बन सकती है क्या? नहीं। नॉर्मल डायरेक्टर बन सकती है क्या? हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल सब्सिडरी कौन है। ये मटेरियल सब्सिडरी है, तो यहां पे तो अपॉइंट करना कंपलसरी है, क्योंकि किसने बोला? एलओडीआर ने। किसने बोला मेरे बच्चे? एलओडीआर के रेगुलेशन नंबर 24 में लिखा हुआ है। 24 ही था ना? 25 था? ठीक है। नहीं यार 24 था ना बेटा? हाँ पागल इंसान है, मैं सही बोल रहा था यार, गुरुजी से तय चल रहा है। ठीक है 24 था, ब्रैकेट में
हाँ तो उसकी बात तो रेगुलेशन तो बोल दे पहले, बोलो आया क्या समझ? ठीक है, क्या इन दोनों में भी अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, तुमने यही तो नहीं देखा, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, अंधे हो रहे हो तुम लोग। कंपनी एक 2013 के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना पड़ेगा। सुनो, पब्लिक कंपनी 10-50-100, 10-50-100, 10 पेडअप कैपिटल। नेटवर्थ में क्या आता है? पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। नेटवर्थ में क्या आता है? पेडअप कैपिटल प्लस, तो पहले वाले की 120 करोड़ विच इज मोर देन 10 करोड़, 560 करोड़ विच इज मोर देन 10 करोड़। बेटा पेडअप कैपिटल नेटवर्थ में, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? पेडअप कैपिटल प्लस, अच्छा फ्री रिजर्व कम होता है पेडअप कैपिटल से, सबको पता है ना? तो आया समझ? तो इनके पास भी कम से कम 2 तो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां पे तो फिर भी एक चलेगा क्योंकि मटेरियल सब्सिडरी है। यहां पे तो एलओडीआर ने बोला मटेरियल सब्सिडरी में होना चाहिए, क्या इनमें भी होना चाहिए क्या? अरे हाँ, इनमें भी होना चाहिए कंपनी एक्ट के बेसिस पे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 में वुमेन थी। रूल नंबर 4, 10-50-100 नेटवर्थ पेडअप कैपिटल में आएगा, 10 करोड़ से ऊपर ये पेडअप कैपिटल। तो यहां पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए बट एज पर कंपनीज एक्ट, और ताज में चाहिए एज पर एलओडीआर। कैसी रही? कैसी रही? किसके अंदर? दोनों लगेगा ना, तो इसमें भी 2 ही चाहिए, लेकिन एक तो कौन होना चाहिए? होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां आएगा, ये वाला प्रोविजन एक्स्ट्रा लगेगा। ताज में भी 2 चाहिए, लेकिन 2 में से एक तो कहां का होना चाहिए? होल्डिंग कंपनी का आईडी, क्योंकि एलओडीआर भी साथ में लग रहा है ना। दिमाग खराब। हाँ जी, अच्छा लगा एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को बैठ के? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो आज की सभा समाप्त।